इंडोनेशिया के इन दो आइलैंड्स के बीच एक ऐसी इनविजिबल और मिस्टीरियस लाइन है जिसे कोई मछली, परिंदा या जानवर क्रॉस नहीं कर सकता। ये लाइन बाली और लॉम्बॉक आइलैंड्स के बीच से शुरू होती है और मॉले आइलैंड्स के एंड तक जाती है। वैसे तो ये लाइन किसी रेडार या सोनार में नजर नहीं आती, मगर इस लाइन की वेस्टर्न साइड पर जो एनिमल्स, बर्ड्स और फिश हैं, वो ईस्टर्न साइड के एनिमल्स से टोटली डिफरेंट हैं। हालांकि इन दोनों आइलैंड्स के बीच सिर्फ 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मगर अगर आप बाली से लॉम्बॉक चले जाएं तो पूरा एनवायरनमेंट ही बदल जाता है। जो परिंदे और जानवर बाली पर हैं, वो ये लाइन क्रॉस करके लॉम्बॉक नहीं जाते और लॉम्बॉक वाले एनिमल्स और बर्ड्स इधर नहीं आते। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि नीचे समुद्र में जो मछलियां हैं वो भी इस लाइन को क्रॉस नहीं करती। तो ये दो आइलैंड्स जैसे दो टोटली डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं जिन्हें किसी मिस्टीरियस पावर ने डिवाइड किया हुआ है। और एक ऐसी इनविजिबल लाइन है इन आइलैंड्स के बीच जिसे सिवाय इंसानों के और कोई क्रॉस नहीं कर सकता। इस लाइन को कहते हैं वॉलस लाइन और ये आज से करीबन 150 साल पहले अल्फ्रेड रसल वॉलस नाम के एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने डिस्कवर की थी। आप में से जिन लोगों ने स्कूल में बायोलॉजी पढ़ी है वो रसल वॉलस को नेचुरल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट की वजह से जरूर जानते होंगे। अब अल्फ्रेड रसल की भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो 1823 में इंग्लैंड के एक गरीब घर में पैदा हुआ। वॉलस के फादर एक कार्टोग्राफर थे, मतलब वो मैप्स बनाते थे और इसलिए वो डिफरेंट जगहों पर ट्रैवल भी करते थे। वॉलस को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर गरीबी की वजह से बहुत छोटी उम्र में ही उसे अपनी एजुकेशन छोड़ के अपने फादर के बिजनेस में आना पड़ा। और उसकी लाइफ का यही डिसीजन एक दिन पूरी दुनिया में उसे मशहूर करने वाला था। अपने फादर के साथ डिफरेंट जगहों पर ट्रैवल करके वॉलस को ज्योग्राफी और वाइल्ड लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो चुका था। वो जिस भी नई जगह जाता वहाँ के कुछ पेड़, पौधे और इंसेक्ट्स अपने साथ ले आता। इसी शौक में 1854 में वॉलस अपने चंद साथियों के साथ इन मॉले आइलैंड्स के सफर पर निकला। वो पहले इधर सिंगापुर आया, फिर यहाँ से वो इंडोनेशिया गया और अच्छी तरह घूमा और फिर आखिर में वो यहाँ बाली आइलैंड आया। वॉलस को बाली और उसकी वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद आई। वो वहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स को डिटेल में एग्जामिन करने लगा। उसे वहाँ बहुत से टाइगर्स, राइनोस, एलिफेंट्स और बहुत से परिंदे जैसे वुडपेकर और पैरट्स वगैरह नजर आए। वो जो कुछ देख रहा था उसे अपनी डायरी में नोट करता गया। फिर उसने अपनी बोट पकड़ी और 35 किलोमीटर दूर लॉम्बॉक आइलैंड्स में चला गया। लेकिन यहाँ पर पहुंचकर वो बिल्कुल हैरान रह गया। यहाँ पर टोटली डिफरेंट जानवर और परिंदे थे। यहाँ पर कोमोडो ड्रैगन, कैंगरूज, कोआलास और बहुत से ऐसे जानवर और परिंदे थे जो सिंगापुर, इंडोनेशिया या बाली में नहीं थे। वॉलस और उसके साथी बहुत हैरान थे कि ऐसा क्यों है। इसी दौरान वॉलस को मलेरिया हो गया और उसे एक कमरे में इसी आइलैंड पर रुकना पड़ा। मगर इसी बीमारी में उसे इस इनविजिबल लाइन के बारे में सोचने का टाइम मिला और फिर उसके जहन में एक जबरदस्त चीज क्लिक की कि बाली आइलैंड्स पर सारे वो एनिमल्स हैं जो एशिया में पाए जाते हैं, जैसे टाइगर और हाथी वगैरह, जबकि लॉम्बॉक आइलैंड्स पर सारे ऐसे जानवर और परिंदे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, जैसे कैंगरूज, कोआला और मॉनिटर लिजर्ड। वॉलस ने फिर यहाँ पर ये थ्योरी प्रपोज की कि आज से कई लाख साल पहले एशिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में कनेक्टेड होंगे। मगर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बर्फ पिघलती गई और समुद्रों का पानी बढ़ता गया, वैसे वैसे ऑस्ट्रेलिया और एशिया एक दूसरे से दूर होते गए और नतीजतन बीच में समुद्र आ गया और ऐसे आइलैंड्स बन गए। जो जानवर उस वेस्टर्न साइड पर थे वो बाली और बाकी एशिया में रह गए और ईस्टर्न साइड वाले इधर लॉम्बॉक और ऑस्ट्रेलिया में ही रह गए। अब क्योंकि बीच में समुद्र था तो टाइगर, एलिफेंट या कैंगरूज जैसे जानवरों के लिए समुद्र को तैर कर क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना इम्पॉसिबल था। तो एक मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई। अब दूसरी मिस्ट्री ये थी कि परिंदे ये लाइन क्रॉस क्यों नहीं करते। लॉम्बॉक से बाली और बाली से लॉम्बॉक कोई परिंदा क्यों नहीं आता। वॉलस ने जब बाली और लॉम्बॉक आइलैंड्स पर पाए जाने वाले बर्ड्स पर दोबारा गौर किया तो उसे इस सवाल का जवाब भी मिल गया। बेसिकली इन दोनों आइलैंड्स पर नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स रहते हैं। असल में बर्ड्स की दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स जो हजारों किलोमीटर्स का सफर करते हैं, जैसे आर्कटिक टर्न जो हर साल करीबन 90,000 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाते हैं। इसी तरह साइबेरियन क्रेन्स हैं जो सर्दियों में रशिया से 5 से 10,000 किलोमीटर ट्रैवल करके चाइना, इंडिया और पाकिस्तान आते हैं। इन परिंदों के बहुत ही स्पेशल पर होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत देर तक समुद्र के ऊपर उड़ सकते हैं। ये बिल्कुल किसी एयरप्लेन की तरह अपने विंग्स फैला लेते हैं और फिर 10-10 हजार किलोमीटर तक ऐसे ही रहते हैं। लेकिन इधर ईस्टर्न एशिया में और स्पेशली इंडोनेशिया में जो परिंदे हैं
वो नॉन माइग्रेटरी हैं, मतलब वो जिस जगह पैदा होते हैं वही बस उधर ही 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में उड़ते रहते हैं। इसीलिए इन बर्ड्स के लिए ये 35 किलोमीटर का समंदर क्रॉस करना इम्पॉसिबल है। तो एनिमल्स और बर्ड्स की तो समझ आ गई कि वो ये लाइन क्रॉस क्यों नहीं करते। अब बाकी रह जाती हैं फिश या दूसरे समुद्री जानवर। फिश के लिए ये लाइन क्रॉस करनी क्यों मुश्किल है, ये बात वॉलेस को भी समझ नहीं आई, क्योंकि उस वक्त प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कवर नहीं हुआ था। आज के मॉडर्न टाइम्स में तो हम सब जानते हैं कि हमारा ये प्लेनेट स्टैटिक नहीं बल्कि डायनामिक है। ऊपर से स्मूथ नजर आने वाली इस जमीन के अंदर बहुत सी मूवमेंट्स हो रही होती हैं। हमारी जमीन की सरफेस के नीचे बहुत सी प्लेट्स हैं जो आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लेनेट पर बहुत सी चेंजेस होती हैं। जैसे आज हम ये जानते हैं कि तकरीबन 335 मिलियन ईयर्स पहले हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स इकट्ठे थे और हमारी जमीन में बस एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे पैंजिया कहा जाता है। फिर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अगले कई करोड़ों सालों में ये सारा कॉन्टिनेंट टूटकर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड होता गया। जैसे 45 मिलियन ईयर्स पहले आज जिसे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं वो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था और टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से वो यहाँ से टूटकर ऊपर यूरेशियन प्लेट से जाकर मिल गया। इस टकराव के नतीजे में दोनों प्लेट्स की जमीन ऊपर उठकर फोल्ड हो गई और दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज वजूद में आई जिसे आज हम हिमालयास कहते हैं। ये जो प्लेट्स के जॉइनिंग पॉइंट्स होते हैं ये बहुत वॉलेटाइल होते हैं और ज्यादातर अर्थक्वेक्स यहीं से ओरिजिनेट होते हैं। इसीलिए साउथ एशिया में आने वाले ज्यादातर अर्थक्वेक्स हिमालयास हिंदुकुश रेंज में ओरिजिनेट होते हैं। इसी तरह ये मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया का सारा एरिया भी एक बहुत बड़े टेक्टोनिक शिफ्ट का शिकार हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ बहुत सी वॉल्केनिक इरप्शंस होती रहती हैं और इसीलिए इन आइलैंड्स के बीच जो समुद्र का हिस्सा है वहाँ पर वाटर करंट इतना तेज है कि किसी भी फिश के लिए उसे क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सिर्फ 35 किलोमीटर दूर होने के बावजूद ये कोमोडो ड्रैगन्स तैर के बाली आइलैंड्स तक नहीं जा सकते और ना उधर से कोई फिश इस आइलैंड तक आ सकती है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट्स ही सबसे बड़ी वजह है इस इनविजिबल लाइन की। गो के ये थ्योरी वॉलेस की डेथ के बहुत साल बाद आई थी, मगर देखा जाए तो उसका 150 साल पहले निकाला गया कंक्लूजन बिल्कुल ठीक था।